एक महिला अपने एक्स को जलाने एक कॉरपोरेट इवेंट के लिए डेट हायर करती है, ये जाने बिना कि उसका डेट खुद कंपनी का संस्थापक है। पार्ट 2। टीना ने पूरा रविवार इवान के घर पर हुए डिनर के बारे में सोचते हुए बिताया। हर एक पल उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। वो लग्जरी अपार्टमेंट, इवान का रसोई में इतनी सहजता से घूमना, उसके अतीत से जुड़े सवालों से बचना, और सबसे ज्यादा वो अजीब फोन कॉल जो उसने उठाया था। सोमवार को ऑफिस पहुंचते ही टीना ने तय किया कि वो इवान देसाई के बारे में और जानकारी निकालेगी। कॉफी ब्रेक के दौरान जब कमरा खाली था, उसने गूगल पर गहरी खोज शुरू की। इवान देसाई, गोल्डमैन सैक्स, इवान देसाई, मॉर्गन स्टैनली, इवान देसाई, इन्वेस्टमेंट्स, न्यूयॉर्क। नतीजे निराशाजनक थे। कुछ अस्पष्ट जिक्र वित्तीय लेखों में, लेकिन कुछ भी ठोस नहीं। ऐसा लग रहा था मानो उसने जानबूझकर अपने डिजिटल निशान मिटा दिए हों। फिर टीना को एक दिलचस्प चीज मिली। 2019 की एक फाइनेंस मैगजीन में एक फोटो जिसका कैप्शन था, वॉल स्ट्रीट की युवा संभावनाएं। तीसरी, कतार में एक शख्स जो इवान जैसा दिखता था, हालांकि तस्वीर थोड़ी धुंधली थी। टीना ने फोन पर झूम इन किया, ये वही हो सकता है, या शायद वो चाह रही थी कि वही हो। लंच ब्रेक में टीना ने अपने दोस्त रॉबर्टो से मिलने का फैसला किया, जो एक लोकल मैगजीन में फाइनेंशियल जर्नलिस्ट था। अगर किसी को वित्तीय दुनिया की अंदरूनी जानकारी होती तो वो रॉबर्टो ही था। रॉबर्टो ने उसे गले लगाते हुए कहा, क्या सरप्राइज है, कैसी हो? मैं ठीक हूं, टीना बोली। तुमसे एक थोड़ा अजीब सवाल पूछना है। मुझे अजीब सवाल पसंद है, पूछो। क्या तुमने कभी किसी इवान देसाई के बारे में सुना है? रॉबर्टो ने सोचा। देसाई नाम जाना पहचाना लग रहा है। क्यों? थोड़ा जटिल है, शायद उसने गोल्डमैन सैक्स या मॉर्गन स्टैनली में काम किया हो। रॉबर्टो ने कंप्यूटर की ओर रुख किया। वॉल स्ट्रीट पर टॉप एग्जीक्यूटिव्स में ये सरनेम बहुत आम नहीं है। वह कुछ देर टाइप करता रहा। एक मिनट, क्या तुम देसाई कैपिटल की बात कर रही हो? टीना का दिल जोरों से धड़कने लगा। तुम उसे जानते हो? हाँ, कंपनी के बारे में सुना है। ये हाल के सालों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इन्वेस्टमेंट फर्मों में से एक है। बहुत प्राइवेट, बहुत डिस्क्रीट। इसका मालिक बहुत यंग है, लेकिन कोई उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। इंटरव्यू नहीं देता, पब्लिक इवेंट्स में नहीं दिखता। नाम पूरा याद नहीं, पर यह कंपनी इंप्रेसिव है। इन्होंने कई बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदी है पिछले कुछ सालों में। रॉबर्टो रुका और टीना की ओर देखा। यहां तक कि डी ग्रुप में भी। टीना का कॉफी कप हाथ से छूटते छूटते बचा। क्या मतलब? देसाई कैपिटल तुम्हारी कंपनी के इन्वेस्टर्स में से एक है। टीना कुछ पल चुप रही। उन्होंने पिछले साल तुमसे कंपनी में बड़ा हिस्सा खरीदा है, ये बताना मुश्किल है। ये काम से जुड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रॉबर्टो ने शक से देखा। तुम किसी से मिली हो, है ना? टीना ने लंबी सांस ली। शायद। और शायद उसका देसाई कैपिटल से कोई कनेक्शन है। अगर ऐसा है तो सतर्क रहना टीना। जहां बड़ा पैसा होता है वहां बड़ी ताकत होती है, और जहां ताकत होती है वहां राज भी होते हैं। रॉबर्टो से मिलकर टीना और भी उलझ गई थी। अगर देसाई कैपिटल वाकई डी ग्रुप का हिस्सा था, तो यह समझ आता था कि इवान को कंपनी के बारे में इतनी जानकारी क्यों थी। लेकिन इससे बड़े सवाल भी खड़े हो रहे थे। उसने ये बात छुपाई क्यों? और वो सिर्फ एक हायर किए गए डेट का दिखावा क्यों कर रहा था? शाम को 6 बजे जब टीना ऑफिस से निकल रही थी, उसका फोन बजा। इवान का मैसेज था, क्या मैं आज रात तुमसे मिल सकता हूं? मुझे तुमसे बात करनी है। टीना ने थोड़ी देर रुक कर जवाब दिया, कहां? हमेशा वाली कैफे, रात 8 बजे। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। टीना कैफे में जानबूझकर 5 मिनट लेट पहुंची। वो देखना चाहती थी कि क्या इवान कोई अधीरता दिखाता है, लेकिन वो वहां शांति से अखबार पढ़ रहा था। कॉफी का कप सामने रखा था। माफ करना, मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं, मैं हमेशा जल्दी आ जाता हूं। कुछ पल चुप्पी रही। दोनों एक दूसरे को गौर से देख रहे थे। तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। टीना ने चुप्पी तोड़ी। हाँ, बीती रात के बारे में। क्या?
तुमने सवाल पूछे जिनका मैंने जवाब नहीं दिया, और अब तुम्हें शक है। टीना हल्के से हंसी। शक कहना कम होगा। क्या पता किया तुमने? उस सवाल ने उसे चौंका दिया। तुम्हें कैसे पता कि मैंने कुछ पता किया है? क्योंकि तुम स्मार्ट हो और जवाब अधूरे छोड़ने वालों में से नहीं। टीना ने सीधे कहा, देसाई कैपिटल। इवान ने कोई हैरानी नहीं दिखाई, सिर्फ धीरे से सिर हिलाया। तुम इसके बारे में कितना जानती हो? इतना कि ये एक बहुत सफल इन्वेस्टमेंट फर्म है, इसका मालिक गुमनाम रहता है और इसने डी ग्रुप में शेयर खरीदे हैं। और शायद तुम सिर्फ इवान देसाई फ्रीलांस कंसल्टेंट नहीं हो। इवान ने अखबार को मोड़ा। टीना, तुम्हें एक बात समझनी होगी। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। तो तुम क्या हो? एक कंसल्टेंट जो $2 मिलियन के अपार्टमेंट में रहता है? मैं एक इन्वेस्टर हूं, और हां, मेरा देसाई कैपिटल से संबंध है। कैसा संबंध? इवान ने लंबा रुक कर कहा। मैं उसका फाउंडर हूं। टीना को जैसे झटका लगा। क्या? मैंने 2019 में देसाई कैपिटल की स्थापना की थी। मैं उसका प्रेसिडेंट और मुख्य शेयर होल्डर हूं। और तुम्हें यह जरूरी नहीं लगा बताना जब मैंने तुम्हें अपने नकली बॉयफ्रेंड की तरह हायर किया? टीना, तुम $1 बिलियन की कंपनी के मालिक हो और $500 में डेट का काम कर रहे हो। ये बात पैसे की नहीं है। तो फिर? कभी कभी सीईओ, इन्वेस्टर, बिजनेसमैन बने रहना थका देता है। कभी कभी मैं बस एक आम इंसान बनना चाहता हूं। टीना ने हैरान होकर उसे देखा। तुम ये सब एक एस्कॉर्ट बनने का नाटक सिर्फ इसलिए करते हो ताकि तुम आम लोगों से मिल सको? ताकि मैं असली बातचीत कर सकूं उन लोगों से जो नहीं जानते मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। एक सोशल एक्सपेरिमेंट? नहीं। इवान की आवाज इस बार थोड़ी ऊंची थी। तुम तुम अलग हो। कैसे अलग? मैं रियल हूं, बहादुर हूं, क्योंकि मैं तुम्हें इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था तुम कौन हो, है ना? टीना गुस्से में उठ खड़ी हुई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया। टीना, रुक जाओ। नहीं, तुमने मुझे मूर्ख बनाया। मैंने $500 दिए एक अरबपति को मेरा नकली बॉयफ्रेंड बनने के लिए। ये तो अपमानजनक है। तुम समझ नहीं रही हो। ओह, मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूं। तुम मेरी भावनाओं के साथ खेल रहे थे। तुम्हें मजा आ रहा था। टीना ने अपना पर्स उठाया, लेकिन इवान ने धीरे से उसकी कलाई पकड़ ली। टीना, प्लीज, मुझे समझाने दो। तुम्हारे पास समझाने के बहुत मौके थे, कैफे में, तुम्हारे अपार्टमेंट में, डिनर के दौरान। लेकिन तुमने चुना कि कुछ नहीं बताओ। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने बस सब कुछ नहीं बताया। वो तो एक ही बात है। टीना ने कलाई छुड़ाई और बाहर जाने लगी। इवान उसके पीछे आया। टीना, जो हमारे बीच हुआ वो असली था, कम से कम मेरे लिए तो था। टीना रुक गई और पलटकर बोली, हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं। तुम एक काम पर रखे गए थे बस। तुम जानती हो कि यह सच नहीं है। मैं जानती हूं कि तुम झूठे हो। टीना, नहीं, ये खत्म हो चुका है। शुक्रिया तुम्हारी सेवाओं के लिए मिस्टर देसाई। अब तुम जा सकते हो। टीना बिना पीछे देखे कैफे से निकल गई। लेकिन जब वो पहली टैक्सी में बैठी तो उसने खिड़की से एक झलक ली। इवान अब भी फुटपाथ पर खड़ा था, जेब में हाथ डाले टैक्सी को जाते हुए देख रहा था। पूरे रास्ते घर तक टीना के मन में गुस्सा, शर्मिंदगी और एक ऐसा जज्बा घूम रहा था जिसे वो मानना नहीं चाहती थी। निराशा। आखिर उसे इतनी चोट क्यों लग रही थी? उसने खुद ही इवान को एक तय काम के लिए हायर किया था और उसने वो काम बखूबी निभाया था। पर समस्या ये थी कि इन चंद दिनों में टीना ने कुछ असली महसूस करना शुरू कर दिया था, और अब सब कुछ झूठ लग रहा था। या शायद नहीं। टीना को याद आया कि इवान उसे कैसे देखता था, वो उसकी बातों में कैसे दिलचस्पी लेता था। डिनर के दौरान उसका बर्ताव, कुछ तो था जो बिल्कुल नकली नहीं लगा। लेकिन वो किसी ऐसे पर कैसे भरोसा करे जिसने इतनी बड़ी बात उससे छिपाई? घर पहुंचकर टीना ने खुद को सोफे पर गिरा दिया और टीवी ऑन कर लिया, ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन मन बार बार इवान की तरफ भटकता रहा। रात 10:30 पर उसका फोन बजा। एक अननोन नंबर से मैसेज आया। टीना, मुझे पता है कि तुम गुस्से में हो और तुम्हें पूरा हक है,
लेकिन मुझे ये कहना ज़रूरी है कि जो मैंने महसूस किया, वो बिल्कुल नकली नहीं था। अगर तुम बात करना चाहो, मैं अपार्टमेंट में रहूँगा। अगर नहीं, तो भी मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूँगा। लेकिन मैं तुम्हें ये यकीन नहीं करने दे सकता कि तुम सिर्फ़ एक जॉब थीं। तुम कभी नहीं थीं। इवान। टीना ने वो मैसेज 3 बार पढ़ा, फिर डिलीट कर दिया। वो जवाब नहीं देने वाली थी। वो इस बार झांसे में नहीं आने वाली थी। लेकिन जब वो सोने गई, एक सवाल उसके मन में गूंजता रहा। क्या पता अगर वो सच बोल रहा हो? क्या वाकई जो हुआ, वो सच था? टीना बिना जवाब के सो गई। पर अंदर कहीं उसे पता था, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले दिन, मंगलवार, टीना की सुबह एक अजीब से एहसास के साथ हुई। सिर्फ इवान की सच्चाई नहीं, कुछ और भी था। एक बेचैनी, जो वो खुद नहीं समझ पा रही थी। वो ऑफिस समय पर पहुंची, लेकिन कुछ अलग महसूस हो रहा था। लोग फुसफुसाते हुए बात कर रहे थे। उसके पास से गुजरते ही चुप हो जाते थे। क्यूरियस नजरों से देख रहे थे। एचआर की सैंड्रा उससे नजरें चुरा रही थी। 10:30 पर एक ईमेल आया, जिसने उसके होश उड़ा दिए। से रिकार्डो मेंडिस, मुख्य संचालन अधिकारी से। टीना मोहन विषय, अर्जेंट मीटिंग। टीना, कृपया 11:30 पर मेरे ऑफिस में एक जरूरी बातचीत के लिए आइए। सादर, रिकार्डो मेंडिस। टीना ने ईमेल 3 बार पढ़ा। लहजा ठंडा और औपचारिक था। रिकार्डो आमतौर पर कभी ऐसा बात नहीं करता। 11:25 पर टीना ने उसका दरवाजा खटखटाया। रिकार्डो डेस्क के पीछे गंभीर चेहरा लिए बैठा था, जैसा टीना ने पहले कभी नहीं देखा था। सैंड्रा भी वहां थी, हाथ में एक फोल्डर ली। बैठिए टीना, रिकार्डो ने बिना मुस्कुराए कहा। टीना बैठ गई, खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए। कुछ गड़बड़ है क्या? रिकार्डो आगे झुका। टीना, तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ चिंताजनक जानकारी हमारे पास आई है। क्या मतलब? सैंड्रा ने फोल्डर खोला और कुछ पेपर्स टेबल पर रख दिए। तुम्हारे बॉयफ्रेंड इवान देसाई के बारे में। टीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। इवान के बारे में क्या? हमें जानकारी मिली है कि वो शायद वो नहीं है जो वो होने का दावा करता है, रिकार्डो ने कहा। और ये तुम्हारी कंपनी में पोजीशन को प्रभावित कर सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा, सैंड्रा ने आगे कहा। टीना, कंपनी में किसी ने पार्टी के बाद इवान की थोड़ी जांच की। जो मिला, वो चिंता का विषय है। क्या मिला? रिकार्डो ने एक कागज उठाया। शायद तुम्हारा बॉयफ्रेंड कुछ संदिग्ध फाइनेंशियल गतिविधियों में शामिल है। शेल कंपनियां, छुपे हुए लेन देन। टीना गुस्से से खड़ी हो गई। ये तो बकवास है। ये जांच किसने की? वो महत्वपूर्ण नहीं है, रिकार्डो ने कहा। महत्वपूर्ण यह है कि डी ग्रुप ऐसे लोगों से जुड़ाव नहीं रख सकता जिनकी साख संदिग्ध हो। संदिग्ध साख? तुम इवान पर आरोप लगा रहे हो? सैंड्रा ने गहरी सांस ली। टीना, हमें तुम पसंद हो। तुम एक बेहतरीन कर्मचारी हो। इसलिए ये बात हम निजी तौर पर कह रहे हैं, इससे पहले कि बात और बढ़े। किस तरह की बात? वो जो तुम्हारी नौकरी को खतरे में डाल सकती है, रिकार्डो ने सीधा कहा। टीना को ऐसा लगा जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। तो तुम मुझे धमका रहे हो? हम तुम्हें मौका दे रहे हैं ये सब शांतिपूर्वक निपटाने का। कैसे? उस रिश्ते को खत्म करो, सैंड्रा ने कहा, सार्वजनिक रूप से। बता दो कि तुम्हारा अब उससे कोई लेना देना नहीं है और सब ठीक हो जाएगा। टीना अवाक थी। तुम मुझसे कह रहे हो कि सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए मैं एक रिश्ता खत्म कर दूं? टीना, जरा समझदारी दिखाओ, रिकार्डो ने कहा। वो सिर्फ एक बॉयफ्रेंड है और मिल जाएगा। और अगर मैंने मना कर दिया, तो हमें कंपनी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। टीना कुछ कहने ही वाली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाइए, रिकार्डो ने नाराज होकर कहा। दरवाजा खुला और अंदर फरहान मुस्कुराता हुआ दाखिल हुआ। सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन टीना उसकी तरफ मुड़ी, गुस्से से। ये तुम ही थे ना? ये बेहूदी जांच तुमने ही करवाई थी। फरहान ने कंधे उचकाए। मैं तो बस तुम्हारी फिक्र कर रहा था। वो लड़का खतरनाक है टीना। निकलो यहां से, टीना चिल्लाई। टीना, शांत हो जाओ, सैंड्रा ने कहा।
नहीं, ये पागलपन है। आप मुझे किसी रिश्ते को खत्म करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। रिकार्डो खड़ा हो गया। टीना, तुम्हारे पास दिन के अंत तक का समय है तय करने के लिए। या तो तुम उस आदमी से दूरी बना लो, या फिर हमें तुमसे दूरी बनानी पड़ेगी। ये ब्लैकमेल है, ये कॉर्पोरेट प्रोटेक्शन है, समझदारी, रिकार्डो ने सुधारते हुए कहा। टीना ने अपना बैग उठाया, गुस्से से कांपते हुए। तुम्हें इसका पछतावा होगा। वो दरवाजा जोर से बंद करते हुए बाहर निकल गई और पीछे रिकार्डो, सैंड्रा और फरहान को चुपचाप छोड़ गई। वो अपने डेस्क पर वापस लौटी, सदमे की हालत में। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि अभी क्या हुआ। फरहान ने बदला लेने के लिए ये सब प्लान किया था और कंपनी ने उसका साथ दिया था। वो इवान को फोन करने ही वाली थी कि लॉबी से हंगामे की आवाजें आने लगीं। ऊंची आवाजें, तेज कदमों की आहट। कोई फोन पर सख्त लहजे में बात कर रहा था। टीना खिड़की के पास गई, जो मेन लॉबी की ओर खुलती थी। जो उसने देखा, उससे उसकी बोलती बंद हो गई। इवान वहां था, लेकिन वो शांत और सादा इवान नहीं था जिसे वो जानती थी। वो आत्मविश्वास से भरे अंदाज में परफेक्ट सूट पहने फोन पर बात कर रहा था और उसके साथ 3 सूट पहने हुए लोग चल रहे थे। एक हाई रैंकिंग एग्जीक्यूटिव जैसा लग रहा था। टीना तुरंत सीढ़ियों से नीचे भागी और समय पर पहुंची जब इवान रिसेप्शनिस्ट से कह रहा था, मैं रिकार्डो मेंडेस से तुरंत बात करना चाहता हूं। सर, आपके पास अपॉइंटमेंट है? मेरा नाम इवान देसाई है, देसाई कैपिटल का सीईओ। मुझे अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। रिसेप्शनिस्ट का चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से फोन उठाया। टीना और पास आई, अब भी सदमे में। इवान, तुम यहां क्या कर रहे हो? वो मुड़ा और उसे देखा। एक पल के लिए उसका शक्तिशाली चेहरा पिघल गया और वही इवान नजर आया जो 2 रात पहले उसके साथ डिनर पर गया था। टीना, हमें बात करनी होगी। तुम्हें कैसे पता चला? मेरे अपने तरीके हैं, उसने धीरे से कहा, और मैं उन्हें तुम्हारे साथ ऐसा करने नहीं दूंगा। टीना कुछ कहती उससे पहले ही रिकार्डो लॉबी में आ गया। उसके साथ सैंड्रा और 2 और डायरेक्टर्स थे। सब नर्वस लग रहे थे। मिस्टर देसाई, रिकार्डो ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, क्या सरप्राइज है, हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। ये सोशल विजिट नहीं है, इवान ने ठंडे लहजे में टोका। मैं यहां टीना मोहन के बारे में बात करने आया हूं। रिकार्डो ने सैंड्रा की ओर देखा। शायद हमें प्राइवेट में बात करनी चाहिए। नहीं, इवान ने कहा, टीना यहीं रहेगी। उसे यह सब सुनने का हक है। वे सभी ग्राउंड फ्लोर के मीटिंग रूम में चले गए। टीना इवान के पास बैठ गई, अब भी समझने की कोशिश कर रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। रिकार्डो ने दरवाजा बंद किया और सामने बैठ गया। मिस्टर देसाई, मैं आपने टीना को मुझसे रिश्ते की वजह से निकालने की धमकी दी, इवान ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। हमें कुछ चिंताजनक जानकारियां मिली थी। कौन सी जानकारियां? इवान की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। सैंड्रा ने फोल्डर खोला। शेल कंपनियां, संदिग्ध गतिविधियां। इवान हंसा, लेकिन वो हंसी खुशी की नहीं थी। संदिग्ध गतिविधियां? आप $2 बिलियन की बात कर रहे हैं जो मेरी कंपनी हर साल लीगल और ऑडिटेड तरीके से ट्रांसफर करती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। या आप उन शेल कंपनियों की बात कर रहे हैं जो असल में रजिस्टर्ड सब्सिडियरीज हैं, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए? रिकार्डो पसीना पसीना हो गया। मिस्टर देसाई, हमें यह जानकारी नहीं थी, तो शायद आपको धमकी देने से पहले पूछना चाहिए था। इवान खड़ा हो गया और खिड़की की तरफ चला गया। क्या आप जानते हैं कि देसाई कैपिटल डी ग्रुप के मेजर इन्वेस्टर्स में से है? टीना ने देखा कि रिकार्डो का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या आप जानते हैं कि हमने पिछले साल आपकी कंपनी के 15% शेयर खरीदे थे? सैंड्रा के हाथ से पेन गिर गया। क्या आप जानते हैं कि टेक्निकली मैं आप लोगों में से एक का बॉस हूं? कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। इवान ने रिकार्डो की आंखों में देखा। और क्या आप जानते हैं कि मैं इस घटना के बाद सारे शेयर बेचने पर गंभीरता से विचार कर रहा हूं? मिस्टर देसाई, कृपया, रिकार्डो ने कहा। अब वो बुरी तरह घबराया हुआ लग रहा था।
ये सब एक गलतफहमी है। गलतफहमी। इवान ने टेबल की तरफ झुकते हुए कहा, आपने एक कर्मचारी को एक कड़वे एक्स बॉयफ्रेंड की झूठी जानकारी पर धमकाया। आपको यह कैसे पता? क्योंकि मैं कार्रवाई से पहले जांच करता हूं। उसने हाथ मेज पर रखे और गंभीर आवाज में कहा, अब ध्यान से सुनिए। टीना मोहन इस कंपनी की सबसे बेहतरीन कर्मचारियों में से एक है। उसके खिलाफ कोई भी बदले की कार्रवाई मेरे कारण कानूनी और आर्थिक परिणाम लाएगी जिनसे आप निपटना नहीं चाहेंगे। जी सर, रिकार्डो बुदबुदाया। इसके अलावा मैं एक लिखित माफी चाहता हूं और फरहान सिल्वा को पावर का दुरुपयोग और मानसिक उत्पीड़न के लिए नौकरी से निकाला जाए। मिस्टर देसाई, कंपोनेंट प्लेसमेंट, ये अनुरोध नहीं, ये मांग है। इवान ने अपना सूट ठीक किया। आपके पास आज के अंत तक का समय है सब ठीक करने का, वरना मेरी कंपनी डी ग्रुप से सारी पूंजी हटा लेगी और मैं गारंटी देता हूं कि पूरी इंडस्ट्री को पता चलेगा कि क्यों। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन रुका और टीना की ओर देखा। टीना, क्या तुम मेरे साथ चल रही हो? वो खड़ी हुई, अब भी सदमे में, और उसके साथ बाहर निकल गई। एलिवेटर में जब वे ऊपर जा रहे थे ताकि टीना अपना सामान ले सके, उसने आखिरकार बोलना शुरू किया। इवान, मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसने धीरे से रोका। मुझे कहना है। तुमने मेरे लिए यह सब किया क्यों? उसने उसकी आंखों में सीधा देखा। क्योंकि किसी को तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करने का हक नहीं है, और क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह करता हूं, सच में। टीना की आंखों में आंसू भर आए। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया कल। तुम्हें गुस्सा होने का पूरा हक था। मुझे शुरू से सच बताना चाहिए था। क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझे मेरे लिए पसंद करो, न कि मेरी दौलत के लिए। एलिवेटर उसकी मंजिल पर रुका। टीना बाहर निकलने से पहले थोड़ी रुकी। इवान? हाँ, धन्यवाद। वो मुस्कुराया। पहली बार जब से वह आया था, हमेशा। जैसे ही एलिवेटर के दरवाजे बंद हुए, टीना जानती थी कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है, और कई दिनों में पहली बार उसे उस बदलाव से डर नहीं लग रहा था। टीना ने अगले 3 दिन भावनात्मक झूले पर बिताए। कहानी फाइनेंशियल प्रेस तक लीक हो चुकी थी। बिलियनियर सीईओ ने एक कर्मचारी के लिए कंपनी को लताड़ा, और टीना का फोन लगातार बज रहा था। पत्रकार, जिज्ञासु लोग, यहां तक कि हेड हंटर्स भी नौकरी के ऑफर दे रहे थे। उसी दोपहर फरहान को निकाल दिया गया था। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे बिल्डिंग से बाहर ले गए। रिकार्डो ने एक औपचारिक माफीनामा ईमेल किया, साथ ही प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने का पत्र भी भेजा, जिसे टीना ने कभी मांगा ही नहीं था। लेकिन इवान की तरफ से कोई खबर नहीं थी। गुरुवार की सुबह टीना आखिरकार अपनी जिज्ञासा से हार गई और इवान गूगल किया। इस बार उसे दर्जनों आर्टिकल्स, कॉरपोरेट इवेंट्स की तस्वीरें, निवेश रणनीतियों पर इंटरव्यूज और सफल युवा उद्यमियों की सूचियों में उसका नाम मिला। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वही इंसान जिसने उसके साथ पास्ता खाया था, न्यूयॉर्क का एक प्रभावशाली निवेशक बताया जा रहा है। शुक्रवार की दोपहर, ऑफिस में एक अजीब दिन के बाद जब टीना घर लौटी, तो हर कोई उससे कुछ ज्यादा ही सम्मान से पेश आ रहा था। उसने दरवाजे के नीचे एक लिफाफा देखा। अंदर एक सिंपल कार्ड था, सुंदर हस्तलिपि में लिखा हुआ। टीना, मुझे पता है पिछले कुछ दिन बहुत तनावपूर्ण रहे हैं। अगर तुम मुझसे बात करना चाहो तो मैं आज रात 8 बजे अपनी बिल्डिंग की रूफटॉप पर रहूंगा। अगर तुम नहीं आई तो मैं समझ जाऊंगा। टीना ने घड़ी देखी। 6:30 शाम। उसके पास अभी भी सोचने का समय था। क्या वो वाकई इवान से दोबारा मिलना चाहती थी, इतने सब कुछ के बाद? वो अब भी अपने जज्बातों को लेकर उलझन में थी। शुक्रगुजार जरूर थी, लेकिन उलझी हुई भी। और एक बात जिसे वो मानना नहीं चाहती थी, उसे इवान की याद आ रही थी। 7:45 शाम को टीना इवान की बिल्डिंग के लिफ्ट में थी, रूफटॉप की ओर। दरवाजे सीधे एक शानदार आउटडोर एरिया में खुले। रूफटॉप से मैनहट्टन का 360 डिग्री नजारा दिख रहा था। टेरेस पर एलिगेंट फर्नीचर और एक छोटा आउटडोर किचन भी था। इवान रेलिंग के पास खड़ा था, सूर्यास्त को निहारते हुए।
उसने जीन्स और एक सिंपल सफेद शर्ट पहन रखी थी। पहली बार टीना ने उसे इतना कैजुअली देखा। तुम आ गई? उसने पीछे देखे बिना कहा। मैं लगभग नहीं आई, टीना ने जवाब दिया। क्यों आई फिर? क्योंकि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था और कुछ जवाब चाहिए थे। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। कौन सा जवाब? तुमने वो सब क्यों किया? खुद को सामने क्यों रखा? इवान आखिरकार उसकी तरफ मुड़ा। क्योंकि उन्हें तुम्हारे साथ ऐसा करने का कोई हक नहीं था, लेकिन तुमने अपनी प्राइवेसी, अपनी कंपनी को दांव पर लगा दिया। टीना, क्या तुम सच में सोचती हो कि मुझे अपनी प्राइवेसी तुम्हारे मुकाबले ज्यादा प्यारी है? टीना चौंक गई। मुझे नहीं पता। तो साफ सुन लो, नहीं है। कुछ मिनटों तक दोनों चुपचाप शहर की रोशनी को निहारते रहे। इवान, तुमने वाकई वो एस्कॉर्ट वाला काम क्यों किया? वो हंसा, फिर गहरी सांस ली। सच जानना चाहती हो? हमेशा। क्योंकि मैं थक गया था सिर्फ एक बैंक अकाउंट समझे जाने से। हर महिला मुझे पहले से जानती होती थी, एक राय बना चुकी होती थी, लेकिन तुम्हारे साथ सब कुछ अलग था। कैसे? तुम बस तुम थी, मजबूत, साफगो और ईमानदार। तुमने मुझसे कोई दिखावा नहीं किया, मुझे स्पेशल ट्रीट नहीं किया। टीना मुस्कुराई। मैंने तो तुम्हें एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया। बिल्कुल, और वही सबसे अच्छा था। अब जबकि मैं जानती हूं कि तुम कौन हो, क्या ये सब बदल जाता है? टीना ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, मेरे लिए नहीं। तुम वही हो जो मेरे साथ कुक करता है, मेरी परवाह करता है, मुझे हंसाता है। टीना, नहीं, मुझे कहने दो। जब हम पहली बार मिले थे, जब डिनर किया था, वो सब झूठ नहीं था। कम से कम मेरी तरफ से। मेरी तरफ से भी नहीं। तो अब हम क्या करें? अब? इवान मुस्कुराया। अब हम डिनर खत्म करते हैं, काउच पर मूवी देखते हैं और देखते हैं रात हमें कहां ले जाती है। इतना सिंपल। अगर हम चाहें तो हाँ। 2 घंटे बाद वो दोनों लिविंग रूम के काउच पर लेटे हुए थे, एक क्लासिक मूवी कासाब्लांका देख रहे थे। टीना इवान के सीने पर सिर रख कर लेटी थी, एकदम सहज, जैसे सब कुछ हमेशा से ऐसा ही था। इवान, हम? तुमने कहा था ये तुम्हारा हॉबी था। कितनी बार किया? तुम तीसरी हो। और बाकी दो, एक बोरिंग कॉर्पोरेट इवेंट था, दूसरी एक 80 साल की महिला थी, अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर डांस पार्टनर चाहती थी। क्या सच में? हाँ, 3 घंटे वॉल्ट्ज डांस किया। टीना हंसी। ये बात किसी को मत बताना, तुम्हारी बिजनेसमैन की खतरनाक इमेज खराब हो जाएगी। तुम पर भरोसा है। जब मूवी खत्म हुई, आधी रात हो चुकी थी। टीना धीरे से बुदबुदाई। मुझे घर जाना चाहिए। तुम यही रह सकती हो, यहां कमरों की कोई कमी नहीं है। इवान, हाँ, सब कुछ के लिए शुक्रिया। टीना, तुम्हें एक आम इंसान की तरह देखने के लिए शुक्रिया। टीना वहीं इवान की बाहों में सो गई। अगली सुबह जब वह उठी, तो कॉफी टेबल पर एक नोट था। सुप्रभात, स्लीपिंग ब्यूटी। एक मीटिंग के लिए जल्दी निकलना पड़ा, लेकिन किचन में ताजी कॉफी और वो तुम्हारी पसंदीदा बेकरी के क्रोइसां रखे हैं। अब तुम्हें मेरी फीस $500 नहीं, बल्कि अपना वक्त देकर चुकानी है। पीए, सुबह का नजारा और भी खूबसूरत है। टीना मुस्कुराई, नोट को पर्स में रखा और खिड़की के पास गई। इवान सही था। सुबह का नजारा वाकई और भी खूबसूरत था, और पहली बार बहुत लंबे समय बाद टीना खुद को वाकई खुश महसूस कर रही थी। 3 हफ्ते बीत चुके थे उस पेंट हाउस की रात के बाद। टीना और इवान ने एक शांत और स्थिर रूटीन बना लिया था। उसके घर डिनर, वीकेंड पर सेंट्रल पार्क में टहलना, हर तरह की बातें करना। टीना धीरे धीरे उन छोटे छोटे लग्जरीज की आदी हो रही थी जो इवान की जिंदगी के साथ आती थीं। प्राइवेट ड्राइवर, एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट्स, एक फोन कॉल पर हल हो जाने वाली समस्याएं। लेकिन उसने इवान का साधारण पक्ष भी देखा। उसका खाना बनाना पसंद करना, बेवकूफी भरी फिल्मों पर हंसना, और उसका अपने काम में दिलचस्पी लेना। सब कुछ लगभग परफेक्ट था। लगभग 2 घंटे बाद वो दोनों लिविंग रूम के काउच पर लेटे हुए थे, एक क्लासिक मूवी कासाब्लांका देख रहे थे। टीना इवान के सीने पर सिर रख कर लेटी थी, एकदम सहज, जैसे सब कुछ हमेशा से ऐसा ही था। इवान, हम? तुमने कहा था ये तुम्हारा हॉबी था।
कितनी बार किया? तुम तीसरी हो। और बाकी दो, एक बोरिंग कॉर्पोरेट इवेंट था, दूसरी एक 80 साल की महिला थी, अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर डांस पार्टनर चाहती थी। क्या सच में? हाँ, 3 घंटे वॉल्ट्ज डांस किया। टीना हंसी। ये बात किसी को मत बताना, तुम्हारी बिजनेसमैन की खतरनाक इमेज खराब हो जाएगी। तुम पर भरोसा है। जब मूवी खत्म हुई, आधी रात हो चुकी थी। टीना धीरे से बुदबुदाई, मुझे घर जाना चाहिए। तुम यही रह सकती हो, यहां कमरों की कोई कमी नहीं है। इवान, हाँ, सब कुछ के लिए शुक्रिया। टीना, तुम्हें एक आम इंसान की तरह देखने के लिए शुक्रिया। टीना वहीं ईवान की बाहों में सो गई। अगली सुबह जब वह उठी तो कॉफी टेबल पर एक नोट था। सुप्रभात, स्लीपिंग ब्यूटी। एक मीटिंग के लिए जल्दी निकलना पड़ा, लेकिन किचन में ताजी कॉफी और वो तुम्हारी पसंदीदा बेकरी के क्रोइसां रखे हैं। अब तुम्हें मेरी फीस $500 नहीं, बल्कि अपना वक्त देकर चुकानी है। पीएस, सुबह का नजारा और भी खूबसूरत है। टीना मुस्कुराई, नोट को पर्स में रखा और खिड़की के पास गई। ईवान सही था, सुबह का नजारा वाकई और भी खूबसूरत था। और पहली बार बहुत लंबे समय बाद टीना खुद को वाकई खुश महसूस कर रही थी। 3 हफ्ते बीत चुके थे उस पेंट हाउस की रात के बाद। टीना और ईवान ने एक शांत और स्थिर रूटीन बना लिया था। उसके घर डिनर, वीकेंड पर सेंट्रल पार्क में टहलना, हर तरह की बातें करना। टीना धीरे धीरे उन छोटे छोटे लग्जरीज की आदी हो रही थी जो ईवान की जिंदगी के साथ आती थीं। प्राइवेट ड्राइवर, एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट्स, एक फोन कॉल पर हल हो जाने वाली समस्याएं। लेकिन उसने ईवान का साधारण पक्ष भी देखा। उसका खाना बनाना पसंद करना, बेवकूफी भरी फिल्मों पर हंसना और उसका अपने काम में दिलचस्पी लेना। सब कुछ लगभग परफेक्ट था। लगभग। सोमवार की सुबह जब टीना ऑफिस पहुंची तो सैंड्रा उसकी डेस्क के पास एक अजीब से चेहरे के साथ खड़ी थी। टीना, तुम ईवान देसाई को कब से डेट कर रही हो? क्यों? क्योंकि मीडिया में। सैंड्रा ने अपना फोन निकाला और एक बिजनेस गॉसिप वेबसाइट दिखाई। हेडलाइन पढ़कर टीना शॉक हो गई। टीना ने ऐसा क्या देखा? जानने के लिए देखिए कहानी का आखिरी हिस्सा, कल रात 9 बजे।